तो कल हम लोगों ने बात करी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। हाँ, तो आज हम लोग बात करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, जिसे किसने दिया था? लुइस डी ब्रोगली ने दिया था 1924 में। ठीक है, इनकी ये हाइपोथेसिस थी। देखो, हम लोग ने यहाँ पर किस चीज को समझा था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा था, और हम लोग ने समझा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझा था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस चीज के बारे में बता रहा था? ये बता रहा था कि फोटॉन जो है वो आपके पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करते हैं, मेटल की सरफेस पे करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसे फोटो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसकी कंडीशन बाकायदा मैंने आपको बताई थी। इसके लिए आपका मेटल की साइज को बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मेटल का साइज बड़ा रहेगा तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? कम रहेगी। ठीक है, और फोटोन की फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए निकलने के लिए। ठीक है, तभी आपका काइनेटिक एनर्जी के साथ में इलेक्ट्रॉन निकलेगा। काइनेटिक एनर्जी की किस तरीके से कैलकुलेशन करोगे उसका भी मैंने तरीका दिया। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये भी पार्टिकल नेचर के बारे में बताता है। मैंने बताया था परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है? जो सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और सारे रेडिएशन को एमिट करती है, उसे हम बोलते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है, सभी रेडिएशन एक साथ निकलते हैं, पर कलर अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं? ड्यू टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी की वजह से डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की या वेवलेंथ की अलग अलग इंटेंसिटी होती है। जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी वही निकलेगा। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये क्या बताती है कि आपके जो फोटॉन्स रहते हैं उनका नेचर कैसा है? वेव नेचर है। वेव नेचर है, पर ये नहीं बता पाई। क्या नहीं बता पाई? कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि इसके पार्टिकल नेचर के बारे में बता रहे थे, उसके बारे में ये थ्योरी नहीं बता पाई। इसने डिफ्रैक्शन के बारे में बता दिया। किसके बारे में बता दिया? डिफ्रैक्शन के बारे में इसने बता दिया। और किसके बारे में बता दिया था भाई? है, हाँ, इंटरफेरेंस के बारे में बता दिया था, जिसकी वजह से लाइट का वेव नेचर है। तो अब यहाँ पर बहुत बड़ी बहस छिड़ गई थी कि जो फोटॉन्स हैं वो वेव नेचर की होती हैं या पार्टिकल नेचर की होती हैं। तो ये बहस को खत्म किसने किया था? लुइस डी ब्रोगली ने। कब? 1924 में। काफी टाइम तक आपकी ये बहस चली थी, और इस बहस को ब्रोगली ने खत्म किया था। उन्होंने ये कहा था कि मैटर जो रहता है उसके डुअल नेचर हो सकते हैं। उसके क्या हो सकते हैं? डुअल नेचर हो सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था? अब उसी चीज को देखने जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा, बहुत अनोखी बात कही ब्रोगली ने। देखना कितनी अनोखी बात कही। उन्होंने कहा इफ अ पार्टिकल, अगर एक पार्टिकल होता है इज इन मोशन, अगर यह मोशन में होता है, अगर वह पार्टिकल चल रहा है, इट्स मोशन इज वेव लाइक। उन्होंने कहा इसका मोशन कैसा होता है? वेव लाइक होता है। कोई भी पार्टिकल अगर चल रहा है, समझना बात को, कोई भी पार्टिकल अगर चल रहा है तो उसका मोशन कैसा होगा? हमेशा वेव लाइक होगा। और वेव लाइक मोशन कैसा होता है? तो भैया ये होता है ऐसा। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे, इसे बराबर से ही समझना। चलो इसे हटाकर फिर से बना देते हैं। ठीक है, तो ये कहलाती हैं दो, क्या चीज? ये ऊपर वाले को जो आप देखते हो तो ये कहलाती है क्रीस्ट, और नीचे वाले को हम बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, और देखो बेटा, दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस या दो क्रीस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दो कॉन्सिक्यूटिव अगल बगल वाली, इसी को हम बोलते हैं एक वेवलेंथ। ये जो लेंथ होती है ये कहलाती है वेवलेंथ।
क्या कहलाती है? वेवलेंथ कहलाती है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? और यहां पर इसकी ये जो ऊंचाई है इसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। तो ये वेव होती है। क्या होती है? और ये बहुत अनोखी बात कह रहे हैं ब्रोगली। क्या कह रहे हैं? कोई भी पार्टिकल अगर चलेगा तो उसका मोशन कैसा होगा? वेव लाइक। उसका मोशन कैसा होगा? मतलब समझ रहे हो, बस चलेगी या फिर आपकी स्कूटी चलाओगे या साइकिल चलाओगे तो इन सब का मोशन ऐसा होना चाहिए। होता है क्या ऐसा? नहीं होता है। इनका मोशन ऐसा नहीं होता है। तो फिर ये बात कैसे कह दी इतने बड़े साइंटिस्ट ने? कोई बात कैसे भी कह देंगे। तो ये बात अभी आगे समझ में आ जाएगी। उन्होंने ये कहा, दिस हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? परिकल्पना। दिस हाइपोथेसिस इज एप्लीकेबल टू मॉलिक्यूल्स such as applicable to molecules, electrons and macromolecules. So such particle, कौन से पार्टिकल? नहीं, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स से जो थोड़े से बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, थोड़े बड़े टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। तो सच पार्टिकल्स हैज डुअल नेचर है। जो थोड़े से बड़े मॉलिक्यूल आते हैं, साइज साइज के सबसे बड़े जाते हैं। जैसे एसिटिक एसिड हो गया, उसमें काफी कार्बन है। प्रोपिनोइक एसिड हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। तो ये बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। तो सच पार्टिकल्स हैज डुअल नेचर। कौन सा डुअल नेचर? वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। इनमें दोनों ही नेचर रहता है। यानी वाकई में अगर एक इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा ना चलकर बिल्कुल ऐसा चलेगा, वेव लाइक चलेगा। तो उसके अंदर पार्टिकल नेचर तो है ही है और उसके अंदर वेव नेचर भी है। उसके पास में डुअल नेचर है। कैसा नेचर है? डुअल नेचर है। ये बात डी ब्रोगली ने बताई। अब उनसे ये पूछा गया, क्या पूछा गया? क्या लगे ये बताइए कि जब बड़ा पार्टिकल है तो वो इस नेचर को क्यों नहीं दिखा रहा है? छोटा पार्टिकल ही क्यों दिखा रहा है डुअल नेचर को? बड़ा पार्टिकल क्यों नहीं दिखा रहा है? हम बस चला रहे हैं तो बस ऐसे क्यों नहीं चल रही है? बस तो सीधी सीधी जा रही है। जबकि हर बड़ा पार्टिकल छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। तो छोटे पार्टिकल तो सब ऐसे मोशन करेंगे, लेकिन बड़ा पार्टिकल हो जाएगा तो फिर वो डिफरेंट मोशन क्यों कर रहा है? वो इस टाइप का मोशन क्यों नहीं कर रहा है? तो उन्होंने इस चीज को बाकायदा एक्सप्लेन किया। कैसे एक्सप्लेन किया देखना। अब आगे की कहानी पूरी इसी एक्सप्लेनेशन पर है। उन्होंने कहा, सपोज करो ये मान लो एक पार्टिकल है, वह पार्टिकल चाहे बड़ा है या छोटा है, तो आप ये अभी उसका डुअल नेचर मान लो। उन्होंने मान लो तो वो आपका इस टाइप का मोशन कर रहा है। किस टाइप का? वेव लाइक मोशन कर रहा है। सिंस पार्टिकल इज वेव, पार्टिकल कैसा होता है? वेव होता है। सो इट हैज सम वेवलेंथ। तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होगी? वेवलेंथ भी तो होगी। अगर वेव है तो उसके अंदर क्या होगी? वेवलेंथ भी होगी, विच इज गिवन बाय, नहीं आई बात समझ? एक पार्टिकल है और उसका डुअल नेचर है। डुअल नेचर है तो मतलब वह पार्टिकल भी है और वो क्या है? वेव भी है। और अगर वह वेव है तो उसमें कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी। ठीक है, तो उन्होंने कह दिया कि मान लो कि एक पार्टिकल है जिसका डुअल नेचर है और उसमें कुछ ना कुछ वेवलेंथ है,
और उस वेवलेंथ को उन्होंने दिखाया h इक्वल्स टू h बाय mv, इस फॉर्मूले से उन्होंने दिखाया। ठीक है, यहां पर इस फॉर्मूले में h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। m क्या है, मास है उस पार्टिकल का। तो सपोज करो अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन मान लें तो इसका मास कितना हो जाएगा, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 kg। ठीक है, क्लियर है भाई। अब देखना यहां पर कांस्टेंट चीज कौन कौन सी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और क्या चीज, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये दोनों चीजें क्या हो गई हैं, कांस्टेंट हो गई। बिल्कुल, एमवी को लीनियर मोमेंटम ही बोलोगे आप। ठीक है, अब एक चीज बहुत अच्छे से जो हमें समझनी है, जब वेवलेंथ बड़ी हो जाएगी, समझना, ये प्रैक्टिकली समझ लेना, अभी कॉपी में हाथ नहीं लगाना बिल्कुल। ये यहां पर देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ वेवलेंथ है लैम्डा। अच्छा, यहां पर मैंने क्या कर दिया, वेवलेंथ कैसी हो गई बेटा, छोटी हो गई ना। अच्छा, अभी हम एक काम कर रहे हैं कि अब वेवलेंथ कैसी हो गई, और छोटी हो गई। हम और पास में लेकर आएंगे, और पास में लेकर आएंगे तो वेवलेंथ कैसी होती जाएगी, और छोटी होती जाएगी, है ना। और पास में लेकर आए, और पास में लेकर आए, और पास में लेकर आए, एकदम एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगी, तो क्या वेवलेंथ दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। अगर वेवलेंथ को बड़ा होना है, अगर वेवलेंथ को बड़ा होना है, ये है वेवलेंथ, एच की वैल्यू तो फिक्स है, एच की वैल्यू तो फिक्स है। ये वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, मास पर डिपेंड करेगी कि नहीं। वेवलेंथ को बड़ा होना है तो मास को क्या होना पड़ेगा, छोटा, कम। मास को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। और अगर मास ज्यादा हो गया तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मास अगर ज्यादा हो गया, मास यानी कि वेट ज्यादा हो गया, तो वेवलेंथ छोटी होती जाएगी। और वेवलेंथ छोटी होती जाएगी, देखो बड़ी से छोटी होती जा रही, छोटी होती जा रही, तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई तो क्या आपको वेव लाइक मोशन नजर आएगा, नहीं आएगा। वेवलेंथ इतनी छोटी हो गई, इतनी छोटी हो गई कि वो आपको वेव लाइक मोशन नजर आ ही नहीं रहा, वेव लाइक मोशन आपको नजर आ ही नहीं रहा। तो वेव लाइक मोशन कब नजर आएगा, जब मास बहुत कम रहे। और मास कम किसका होता है, बहुत छोटे पार्टिकल का। तो इसीलिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मास इतना कम होता है, इतना कम होता है कि यहाँ वेवलेंथ आपकी विजिबल होती है। इतनी वेवलेंथ बनेगी कि हम उसे कह सकेंगे वेव है। ठीक है, और जब बस चलती है, या हम चलते हैं, या स्कूटी चलती है, तो ये मास इतना ज्यादा होता है कि इसकी वेवलेंथ इतनी कम होती है कि वो हमें दिखाई नहीं देती है। तो ऐसा नहीं है कि बस जो है उसमें वेव नहीं है, अगर वह पार्टिकल है तो उससे एसोसिएटेड वेव है, डी ब्रोगली ने कहा, पर उसकी वेवलेंथ इतनी छोटी है कि वो आपके लिए विजुअल नहीं है। बिल्कुल, वो आपकी वेवलेंथ है ही नहीं उसके अंदर, किसी में भी। जब मैंने बस बोल दिया तो आप हो क्या, एरोप्लेन बोल दिया मैंने, कुछ भी बोल दिया, कोई भी चीज अगर चल रही है तो वो वेव लाइक है, पर उसकी वेवलेंथ इतनी छोटी है कि आपको दिखाई देगी ही नहीं। बिल्कुल, फोटॉन्स की बात तो चली रही है, यहाँ से पहले की क्लास में आप एब्सेंट थे, पूरी बातें वहीं से चल रही है। ठीक है, तो उन्होंने बाकायदा ये बताया कि हाँ भैया बड़े पार्टिकल में भी है और इसमें भी है।
पर ये लगती किसमें है? बहुत छोटे पार्टिकल्स में थ्योरी लगती है। और इस मास को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट मास। क्या बोलते हैं? और सिग्निफिकेंट मास किसमें होता है? बहुत छोटे पार्टिकल्स में होता है। किसमें होता है? ठीक है, तो इसे सिंपल वर्ड्स में हम लिख सकते हैं, इफ मास इज लार्जर देन wavelength will become smaller. And after a certain value of wavelength, it is not considered as wave. And such particle are called, क्या कहेंगे ऐसे पार्टिकल को जिनमें वेव को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे? इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, therefore mass of particle should be small, hence macro particles follow this rule and are termed as significant. मैक्रो पार्टिकल्स को, ठीक है, सिग्निफिकेंट कहा जाता है क्योंकि उनका मास उतनी लिमिट में होता है कि भाई वहां से जो वेवलेंथ बनती है, ठीक है, वहां से जो वेवलेंथ बन रही है हम उसे वेवलेंथ कह सकते हैं। ठीक है, एंड न्यूटोनियन एंड क्लासिकल फिजिक्स rule are not applicable on such particle. And they follows what? क्वांटम मैकेनिक्स। और यहां से क्वांटम मैकेनिक्स लगनी चालू हो जाती है। मतलब इनके अलग ही रूल्स होते हैं, इनके अलग ही रूल्स होते हैं। इनकी डिस्टेंस को आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, इनके मास को, वेलोसिटी को, वेवलेंथ को ऐसे आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो देखो भाई, अब अगर हमने एक ही पार्टिकल ले लिया, चलो सपोज करो हमने फोटोन ले लिया या इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, या कोई बड़ा मैक्रो पार्टिकल ले लिया, तो उसमें हमारी न्यूटोनियन, मतलब न्यूटन की जो फिजिक्स जो अभी तक चली आ रही है, या क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, ये जो आपकी चली आ रही है, क्लासिकल फिजिक्स जो आपकी चली आ रही है, इसके भी रूल्स लगाएंगे और हम यहाँ पर प्लैंक्स के भी रूल लगाएंगे। प्लैंक्स ने फोटॉन्स के बारे में बताया था कि नहीं बताया था? तो अगर हमारा एक पार्टिकल है, उसे अगर हम वेव माने, इफ कंसीडर्ड एज वेव, अगर हमने वेव माना तो हम उसकी एनर्जी को काहे से देते हैं? बोलो भाई, एनर्जी काहे से देते थे हम?
वेव की एनर्जी कैसे निकालते थे, फोटॉन्स की एनर्जी कैसे निकालते थे, क्या बताया था प्लैंक्स ने? हाँ क्या? क्या बताया था? हाँ बोलो भाई उजैर। Yes, sir. E is equals to क्या h nu. E is equals to h न्यू। प्लैंक्स ने बताया था कि नहीं, फोटॉन्स क्या होते हैं, उनके अंदर कितनी एनर्जी होती है, h न्यू के बराबर। अगर हम इस न्यू को खोल दें तो E is equals to क्या हो जाएगा, एस सी बाय लेमडा। ये उन्होंने बताया था कि नहीं बताया था? अगर हम E बाय सी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, h बाय न्यू के। किसके बराबर हो जाएगा, h बाय न्यू के बराबर हो जाएगा, सॉरी h बाय लेमडा के बराबर हो जाएगा, E बाय सी। ठीक है, अब देखना है यहां पर, अब हमारे जो आइंस्टीन है उन्होंने पार्टिकल की एनर्जी को निकालने के लिए बताया था, क्या बताया था आइंस्टीन ने, इफ कंसीडर्ड एज पार्टिकल एनर्जी इज गिवन बाय ये एनर्जी कैसे देते हैं, पार्टिकल की एनर्जी को कैसे निकालते हैं, E इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर दिया था। E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर क्या था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से निकला हुआ बहुत बड़ा फॉर्मूला था। E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर किसके बारे में बताता है कि मैटर को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हो। मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया गया, कहाँ कन्वर्ट किया गया, एटॉमिक बॉम्ब में, हाइड्रोजन बॉम्ब में। पूरा मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तब इतना डिस्ट्रक्शन लेकर आता है। सन में होता है, बता रहे हैं सी हम तब रखते हैं जब स्पीड ऑफ लाइट होती है। अभी हम पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के बराबर एक्वायर नहीं कर सकता स्पीड, इसलिए यहां पर हम इसे वी रख देते हैं। बात समझ आ रही है, क्या रख देते हैं, वी रख देते हैं, क्योंकि पार्टिकल आप कभी भी स्पीड ऑफ लाइट को एक्वायर कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तभी तो दूसरी चीजों के बारे में बात चल रही है, टेलीपोर्टेशन, पोर्टल्स, कि भाई ये ट्रेवल कराएंगे दूर दूर तक, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट भी के बराबर भी अगर हमने किसी रॉकेट की स्पीड कर ली, पहली बात तो कर नहीं पाओगे, उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट मास के रॉकेट को चलाने के लिए इनफाइनाइट फ्यूल चाहिए, वो कहां से लेकर आओगे, तो स्पीड ऑफ लाइट कर ही नहीं पाओगे। और अगर उसके बराबर आपने कर भी ली रॉकेट की स्पीड, तो भी कई पीढ़ियां लग जाएंगी जहां अपनी सिर्फ बगल वाली गैलेक्सी तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि उनकी डिस्टेंस बहुत 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 दूर है, कई लाइट ईयर्स में है, कई पीढ़ियां लग जाएंगी। ठीक है, जो यहां से करने निकला है उसकी कई पीढ़ियों बाद ही वो पहुंचेगा बगल वाली गैलेक्सी पर। तब तक मालूम पड़ा उसकी जो औलाद होनी है तो वो ये कहेंगी, अरे भाई हम तो शिप में पैदा हुए और शिप में चल रहे, हमें क्या मालूम हमारे दादा क्या करने आए थे, हम क्यों जबरदस्ती यहाँ घूम रहे, वो पढ़ाई में उतना बढ़िया ना हो, नहीं आई समझ। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है पिताजी के कहने पर ही चले, वो कहेगा मुझे नहीं पढ़नी फिजिक्स, मुझे नहीं जाना, शिप वापस लेकर आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर ये हमारी बाउंडेशन है। तो ट्रेवल करने के लिए अब हम लोग क्या ढूंढने लगे, अलग मेथड, जहां पर डिस्टेंस मायने नहीं रखता हो, डिस्टेंस मायने नहीं रखता हो। ठीक है, तो हम पोर्टल्स ढूंढने लगे हैं, टेलीपोर्टेशन ढूंढने लगे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर जो स्पेस होता है, स्पेस को ही स्ट्रेच करने की और एक्सपेंड करने की सोचने लगे हैं। जैसे वो क्या नाम है उसका, एलॉन मस्क है, वो एक ऐसी ड्राइव बना रहा है जो स्पेस को ही स्क्वीज कर देती है। ठीक है, इस पर उसका काम चल रहा है। खैर, हाँ
वो यही फॉर्मूला समझाता है, वो यही फॉर्मूला आपको यहाँ पर समझाता है, ठीक है, कि उसके मास को इनफाइनाइट होना पड़ेगा, फिर एनर्जी भी इनफाइनाइट लगेगी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो अब देखो भैया, अगर हम एक काम करें, ऐसे ई बाय बी कर लें, तो एक बी यहीं रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? अच्छा, हम ये जानते हैं एम बी किसे कहते हैं? लीनियर मोमेंटम को कहते हैं, जिसे हम किससे दिखाते हैं? पी से दिखाते हैं। पी क्या है? लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो देखो, अगर एम बी पी के बराबर है, और एम बी के बराबर कौन है? ई बाई बी, तो हम ई बाई बी को क्या कह सकते हैं? इसे भी तो पी कह सकते हैं कि नहीं? नहीं आई बात सुनो। अब ई क्या है? एनर्जी, और बी क्या है? वेलोसिटी। यहां पर ई क्या है? एनर्जी। सी क्या है? वेलोसिटी। तो ई बाई सी भी किसके बराबर हो गया? पी के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? और ई बाई सी किसके बराबर है? एच बाय लेमडा के। तो एच बाय लेमडा भी किसके बराबर हो गया? पी के बराबर हो गया कि नहीं? तो आप यहां पर एच बाय लेमडा को क्या कह सकते हो? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आई बात समझ? और लीनियर मोमेंटम किसे कहा जाता है? एमबी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो अगर एच बाय लेमडा पी के बराबर है और पी एम बी के बराबर है, तो हम इसे रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, कि एम बी इज इक्वल्स टू एच बाय लेमडा। क्योंकि दोनों, बोथ पी आर ऑफ सेम पार्टिकल, सेम पार्टिकल के जो लग रहे हैं ये, तो एक पी आपने निकाला किसके लिए? वेव के लिए। और एक पी तुमने निकाला किसके लिए? पार्टिकल के लिए। ये किसका पी है? किसका मोमेंटम है? पार्टिकल का। ये किसका पी है? वेव का। अब दोनों हैं तो सेम चीज के लिए, बेटा सुन लो फिर बाद में लिखना, दोनों पी है तो सेम पार्टिकल के लिए। अब पी तुम चाहे वेव मान के निकालो, चाहे ये मान के निकालो, पार्टिकल मान के, है तो पी उसी का। मैं तुम्हारा वेट निकालू, तुम्हारा कुछ वेट होगा, ऐसा पार्टिकल मैंने मान लिया। अब तुम वेव हो, हमने ये मान लिया, हम मानते हैं तुम पार्टिकल हो, हमने तुम्हारा वेट किया, वेट किया, तुम्हें तुम्हारा वजन निकाला, तुम्हारा वजन निकला 80 किलो, इतना ही है। अब इन्होंने तुम्हें वेव मान लिया और तुम्हारा वजन निकाला, तो अभी कितना निकला? वजन तो उतना ही निकलेगा 80 किलो जितना है। तराजू थोड़ी ना झूठ बोलेगा। अब मैं तुम्हें पार्टिकल मान रहा हूँ, ये वेव मान रहे हैं, ठीक है, तो कुछ भी मानते रहो, वजन तो उतना ही है ना। तो ऐसे मोमेंटम भी सेम रहेगा, एक ने वेव मान लिया और एक ने क्या मान लिया? वेलोसिटी उतनी है, मास उतना ही है, तो तुम चाहे पार्टिकल मानो चाहे वेव मानो, दोनों का मोमेंटम सेम है। मोमेंटम निकालने के फॉर्मूले अलग अलग है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, फॉर्मूले अलग अलग है तो रहने दो, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को उन्होंने मॉडिफाई किया, एच इज इक्वल्स टू क्या हो गया, सॉरी लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो गया? एच बाय एम बी। ये आ गया फॉर्मूला ऊपर वाला जो मैंने ये बताया, ठीक है। और ये जो वेवलेंथ निकली, ये किसने निकाल कर दी थी? डी ब्रोगली ने। तो हम इसे क्या कहते हैं? ब्रोगलीज वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? या डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। और यही वो फॉर्मूला है जो बताता है कि हर एक चीज में, हर एक पार्टिकल में वेवलेंथ होगी। तुमने एक बस ली, बस के मास को यहां रखा, और जब वो चलेगी तभी तो वेव लाइक होगी। अगर वह रुकी हुई है तो वेव लाइक नहीं है, फिर वो पार्टिकल है। पर अगर वह चल रही है, यानी उसमें वेलोसिटी है, तो वो वेव लाइक हो गई।
तो H की वैल्यू रखी, M और B को यहां रखा, तो तुम्हारी उसकी क्या निकल आई, वेवलेंथ। अब इस वेवलेंथ की वैल्यू देख लो, तो बस के लिए वेवलेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत छोटी। क्यों? क्योंकि ऊपर एक बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। कितना बड़ा नंबर आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H? 6.026 इंटू 10⁻³ -34। और -34 कोई छोटी मोटी वैल्यू नहीं है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। और काहे में, नेगेटिव में। मतलब कुल मिलाकर ये बहुत छोटी हो गई है, बहुत 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 छोटी हो गई है। ठीक है, तो इस वैल्यू को अगर आपको बड़ा करना है तो m को आपको छोटा करना पड़ेगा। वेलोसिटी तो फिक्स है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितनी पहुंचेगी, बहुत मैक्सिमम लगा लो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 8 इसमें से घटा लो, कोई खास ज्यादा वैल्यू पड़ रही है? 8 माइनस कर लिए तो अभी 26 हो रही है, और 26 कोई छोटी मोटी वैल्यू नहीं होती है। 10⁻⁻26 इतनी आ गई ना। तो अब इसके लिए मास को हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत 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 छोटा करना पड़ेगा। तो जब बहुत छोटा करोगे मास को, 10 की माइनस पावर में लेकर जाओगे, -20 -27 ऐसे आप लेकर जाओगे, -26। ठीक है, तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट। और जब प्लस में कन्वर्ट होगा तब इस वैल्यू को ये काटेगा, और काटेगा तब जाकर वेवलेंथ बड़ी होगी। तो इसीलिए मास को बहुत 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 छोटा होना चाहिए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इस पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। उन्होंने कहा एक बॉल है, उस बॉल को हमने क्या किया, उस बॉल को उन्होंने ये कहा कि हमने फेंका, उससे एसोसिएटेड इतनी वेलोसिटी से फेंका, उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ बताइए। तो वो सब इसी फॉर्मूले से निकलेगा, वो सब इसी फॉर्मूले से निकलेगा। आ गया समझ में? ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो भैया, ये चैप्टर हमारा चल रहा है कौन सा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हर चीज खोज जो थी वो एक पीरियड में चल रही थी। क्या भैया, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन मिला, फिर प्रोटॉन मिला, न्यूट्रॉन सबसे लास्ट में मिला। बहुत सारी खोजें सेम टाइम पर चल रही थी, काफी कुछ ये सब चलकर तब जाकर हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर ये चैप्टर तैयार हुआ है। तो पीछे से अगर इसकी क्रोनोलॉजी चलाओगे आप, तो वो काफी एक दूसरे के साथ मिसमैच करती है, कंफ्यूज नहीं होना। इसीलिए इसकी क्रोनोलॉजी को कायदे से नहीं लिया जाता, कहीं अलग स्टेटमेंट्स मिलते हैं, कहीं अलग स्टेटमेंट्स मिलते हैं, एक ही चीज पर दो दो लोग क्लेम करते हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग टाइम में अलग अलग चीजें हुई है, तो क्रोनोलॉजी के पीछे नहीं पड़ना इसकी। यहाँ भैया टाइम पीरियड किसका क्या रहा था, लगभग एब्सोल्यूट अपन लेकर चल रहे हैं जो बुक्स में दिया जा रहा है, क्योंकि हमने बहुत कोशिश करी इसे बनाने की, हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए। लास्ट में उठाकर हम इसे उठाकर एक तरफ पटक नहीं पड़ा, सारे इतिहास को दूर दूर कर। ठीक है, हाँ, लेकिन आपको बाकायदा ये याद रखना है, पूरा फिंगर टिप्स पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सारी चीजें एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, और ये पूरी कहानी को आपको मिलाना है, इसे जोड़ना है एक सस्पेंस स्टोरी की तरह। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या माना जाता था कि जो यूनिट है, यानी जो सबसे छोटा पार्टिकल है, वो मॉलिक्यूल है। बाद में देखा गया मॉलिक्यूल में सारी चीजें क्या होती हैं, कॉमन होती है, कुछ ना कुछ चीजें कॉमन होती है, कुछ कॉमन होती है तो कुछ कॉमन चीज उसके अंदर मौजूद है, इसका मतलब वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। ठीक है, बाद में देखा गया फंडामेंटल पार्टिकल कौन निकला, एटम निकला। अब एटम को फंडामेंटल माना कि भाई इसे और फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन फिर और बाद में देखा गया
कि भाई इसे तो तोड़ा जा सकता है, किसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ठीक है, किसने देखा था, पहली बार प्रैक्टिकल करके जे थॉमसन ने देखा था। ठीक है, जे थॉमसन ने देखा था, और जब जे थॉमसन ने देखा था तो उन्होंने, उससे पहले डाल्टन ने बताया था, है ना, उन्होंने ये बताया था कि भाई एटम ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, और यहाँ पर जे थॉमसन ने देखा, जे थॉमसन ने ये बताया था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो मौजूद होते हैं। कौन सा, उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था। फिर उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया अगर इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उसी टाइम पे प्रोटॉन भी ढूंढ लिए गए, प्रोटॉन ढूंढ लिए गए, तो फिर कहा गया कि भाई एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उन्होंने बाकायदा प्लम पुडिंग मॉडल दिया। फिर वो फेल हुआ। क्यों फेल हुआ, उसका रीजन मैंने आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रखे हुए हैं पॉजिटिव चार्ज के साथ में वो अटैच हो जाएंगे तो उन्हें अलग करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, और फिर अलग करना इम्पॉसिबल हो जाएगा तो तुम्हारा प्रैक्टिकल भी नहीं होगा, वो आज एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए कौन आया, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने बाकायदा क्या किया, उन्होंने गोल्डन फॉइल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उनके दो स्टूडेंट थे, है ना, मार्सडेन और ब्रीगर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग करी। इसकी पूरी मैंने आपको एक कहानी बताई थी, गोल्ड ही पार्टिकल क्यों लिया, अल्फा पार्टिकल को कैसे निकाला, क्या किया क्या नहीं किया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने स्ट्राइक हो रहे थे ZNS की स्क्रीन पर डिटेक्टर लगाकर इन्होंने देखा। तब इन्होंने बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते हैं। जब इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते हैं तो इनका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन्हें चिपकने नहीं देता है। ये उस बात का आंसर। ठीक है, चिपकने नहीं देता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और यहाँ पर फिर इनके सामने परेशानी आई, कहने लगे कि वो सोलर सिस्टम जैसा होता। तो उन्होंने कहा अगर सोलर सिस्टम जैसा होता, तो सिंपली उन्होंने कहा एक बात मुझे बता दीजिए कि अगर ये सोलर सिस्टम जैसा होता है तो हमारी मैकेनिक्स ये कहती है कि अगर एक पार्टिकल पर चार्ज है और वह एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है तो वह हमेशा एनर्जी इमिट करेगा, और एनर्जी इमिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को स्लो हो जाना चाहिए, और स्लो होने के बाद में न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, जिसमें टाइम कितना लगेगा, 10⁻⁸ सेकेंड, और सारे एटम खत्म हो जाएंगे। और जब सारे एटम खत्म हो जाएंगे तो फिर आप खड़े होकर बात कैसे करते हैं, ये नेचर कैसी है, यहाँ हवाएं कैसी है, हर एक पार्टिकल कैसी है, क्योंकि सब चीजें एटम से मिलकर बनी है, तो सारे एटम को खत्म हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। इस बात का जवाब रदरफोर्ड नहीं दे पाए, चले गए। उसके बाद में कौन आया, बोर आया। बोर ने कहा तुम यहाँ पर ये बात क्यों कह रहे हो, तो उन्होंने कहा मैकेनिक्स की वजह से कह रहे हैं। उन्होंने कहा क्लासिकल मैकेनिक्स को उठाकर एक तरफ फेंक दो, ये बात यहाँ लागू होगी नहीं। क्या लगे, एनर्जी तो वो तब निकालेगा ना जब वो नॉर्मल पार्टिकल हो, वो बहुत छोटा पार्टिकल है और वो क्वांटम को फॉलो करता है, और क्वांटम को फॉलो करता है तो क्वांटम में कभी भी एक्सेलरेटेड पार्टिकल एनर्जी को नहीं निकालते हैं गोल गोल घूमते हुए एक्सेलरेशन के दौरान। हाँ, अगर एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करेगा तो फिर वो एनर्जी को निकालेगा या एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन, उसने बाकायदा बताया इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी नहीं रहते हैं, इलेक्ट्रॉन सिर्फ वहीं पर मौजूद होते हैं जहां एंगुलर मोमेंटम जो रहता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2 यानी mvr = NH/2 ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बीच में कहीं भी नहीं पाए जाते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह प्रकट होते हैं। देखो पूरी समरी बता रहा हूं मैं इसकी। उजैर सुनाई दे रहा है बेटा? यस सर। हाँ, ठीक है। फिर उन्होंने अपने कुछ एक फॉर्मूले दिए रेडियस को कैलकुलेट करने के। r = कितना था पहली ऑर्बिट का रेडियस, 56 पिकोमीटर। वो वाले फॉर्मूले तो याद रख लो भाई, n/z, z/n, n² z² z² ये सब जो लग रहे थे उन्हें याद रखो। ठीक है, ऐसी उन्होंने वेलोसिटी का भी दिया था और ऐसी एनर्जी का भी दिया था, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी थी। ये सब उन्होंने फॉर्मूले दिए, किसने, बोर ने। ये देने के बाद में उन्होंने बाकायदा एटम को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। पहली बार ऑर्बिट वर्ड का यूज किसने किया था, बोर ने। सही ऑर्बिट की डेफिनेशन एग्जैक्ट उन्होंने पोजीशन बता दी थी
कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहां पर मौजूद होगा। इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहां पर मौजूद होगा ये किसने बता दिया था, ये बोल दिया। इसके बाद में मैंने आपको पढ़ा स्पेक्ट्रम। तो यहां पर मैंने आपको बताया हाइड्रोजन की एक ऑर्बिट नहीं होती है, उसकी इनफाइनाइट ऑर्बिट्स होती है, इनफाइनाइट ऑर्बिट्स होती है, ठीक है। और वो ऑर्बिट से जंप करता है जब, तो एनर्जी को निकालता है या एनर्जी लेता है। अगर नीचे के ऑर्बिट से ऊपर के ऑर्बिट में जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाएगा। ऊपर के ऑर्बिट से नीचे के ऑर्बिट में आ रहा है तो एनर्जी इमिट करेगा और वो इमिशन स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन तो उसे उसकी एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी माइनस में। एनर्जी माइनस में नहीं होती है, पर माइनस का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। अगर इतनी एनर्जी प्लस में तुमने दे दी तो इलेक्ट्रॉन इसकी ऑर्बिट से हमेशा के लिए बाहर चला जाएगा, सारी ऑर्बिट से, इनफाइनाइट में। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है स्पेस में चला जाएगा, न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज से दूर हो जाएगा, उसकी अप्रोच से दूर हो जाएगा और एटम आयोनाइज हो जाएगा। तो हम इसे क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। उससे कम दी तो वो इसकी ऑर्बिट में ही रहेगा। और आयोनाइजेशन एनर्जी हर एक एटम के लिए अलग अलग होगी। बोर के जितने भी आपके फॉर्मूले थे वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए थे, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए थे। स्क्रीनिंग इफेक्ट वगैरह के बारे में तब बात नहीं हो रही, ठीक है। अब इसके बाद में उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से भी कहीं जंप करके आ रहा है, सपोज करो इमिशन स्पेक्ट्रम में कहीं से कहीं जंप करके आ रहा है, तो इसके लिए आपके टोटल जंप्स के फॉर्मूले को भी आप निकाल सकते हो। जो फॉर्मूला क्या था, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। मैंने ये आपको इसका ये फॉर्मूला बता दिया था, इलेक्ट्रॉन कैसे जंप करते हैं। फिर स्पेक्ट्रम मैंने आपको ये बताया था, ये बाकायदा हर एक एलिमेंट का क्या होता है, सिग्नेचर होता है। हम सूरज तक आज तक गए नहीं है, पर सूरज में हाइड्रोजन जल रहा है हमें कैसे मालूम है, उसके स्पेक्ट्रम से मालूम है। और यही बात यहाँ पर प्रूव करती है कि हाइड्रोजन की एक ऑर्बिट नहीं होती है, हाइड्रोजन की एक ऑर्बिट नहीं होती है। जैसा कि अभी तक हम पढ़ते आए थे हाइड्रोजन की एक ही ऑर्बिट होती है, ठीक है। अब ये गलत फहमी निकाल देना, हर एक एटम की इनफाइनाइट ऑर्बिट्स होती हैं, इनफाइनाइट ऑर्बिट्स होती हैं, ये बाकायदा हमने कैलकुलेट कर दी। कोई भी एक फर्स्ट ऑर्बिट की जंप, फर्स्ट ऑर्बिट की छोटी जंप का सेकंड ऑर्बिट की बड़ी से बड़ी जंप मुकाबला नहीं कर सकती है, ये भी मैंने आपको बताया था। बड़ी से बड़ी ऑर्बिट इस जंप का मुकाबला नहीं कर सकती। कोई भी किसी भी ऑर्बिट से जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है तो हम उसे बोलते हैं बामर सीरीज। ये सीरीज होती है, तो मैंने बताया था बामर, पार्शल, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री सीरीज, ठीक है। ये सीरीज होती है, यानी वो अल्टीमेटली कौन से ऑर्बिट में आ रहा है वो आपकी एक सीरीज बनेगी। और ये सीरीज में से कोई एक सीरीज विजिबल होगी हर एक के लिए, और हर एक के लिए अलग अलग होगी। हाइड्रोजन के लिए कौन थी, सेकंड सीरीज, सेकंड सीरीज विजिबल थी, ये हम लोगों ने निकाली थी, ठीक है। और इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर जेड वाई एन इसका है तो दूसरे वाले का भी जेड वाई एन उसके सामने रखो, तो वो कहाँ जम करके आ रहा है वो निकल आएगा, और कहाँ से जम करके आ रहा है उसके लिए उसका जेड एन रखो और दूसरे वाले का जेड एन रखोगे तो वो निकल आएगा। यानी ये आपकी वेव नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। वेव नंबर का फॉर्मूला याद है, मैंने लिखवाया था आपको, वेव नंबर 1/लैम्डा को बोलते हैं, याद आया। नहीं आया क्या यार, थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया करो तुम लोग। देखो ये लिखवाया था बामर इक्वेशन, ये क्या होती थी, वेव नंबर होती थी आर जेड स्क्वायर 1/n² फाइनल माइनस 1/n² इनिशियल, ठीक है। इसके लिए मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर ये लिखा, याद करो, एक का फाइनल निकालना है और एक का फाइनल दे रखा है, उससे उसका कंपैरिजन कर लो, इनिशियल से इनिशियल कर लो। बहुत अच्छा मैंने आपको दिया था। और मैंने ये बताया था कि हाइड्रोजन जो रहता है उसका विजिबल अगर वार्मर सीरीज है तो हीलियम की कौन सी हो जाएगी, तो ये निकाल कर हम लोगों ने देखा था, फोर्थ हो जाएगी। फोर्थ का जो भी नाम हो वो रख देना, ठीक है। फिर इसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया, फिर इसके बाद में ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में आपको बताया, फिर इसके बाद में हम लोग ने किसके बारे में बात करी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में बात करी थी, जो मैक्सवेल ने दी थी हमारी, किसने दी थी भाई, मैक्सवेल ने दी थी। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बात हुई थी।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दी थी 1864 में। तब कितनी बहस चल रही थी, सोचो जरा। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब आया था, और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही है जिसकी वजह से आइंस्टीन को क्या मिला था बेटा, नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से। पार्टिकल के वेव नेचर को शो करता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन पार्टिकल के यहाँ पर कौन से नेचर को, पार्टिकल नेचर को ही शो करती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जबकि ये 1864 में जेम्स क्लार्क ने 1864 में ये कहा था कि इसका वेव नेचर है। तो 1864 से पहले ये सब रहे होंगे, है ना, ये सारी कहानी चली होंगी। खैर 1864 से 1924 कितना बड़ा डिफरेंस रहा, कितने साल हो गए, उससे भी ज्यादा हो गए, 64 से 24, ठीक है। तब जाकर ड्यूअल नेचर के बारे में बताया गया, कितनी लंबी बहस चली हुई, तब जाके क्लार्क इसने ब्रोगली ने बताया कि भैया हाँ, जब टेक्नोलॉजी आई यहाँ भैया ड्यूअल नेचर होता है। तो बाकायदा उन्होंने इसके लिए डी ब्रोगली भेजा थी। और इसके बाद में अब आया भैया कौन, 27 में हाइजेनबर्ग आए। ये नाम हमें सबसे अच्छा लगता है भाई। रीजन क्या है, इसने इतना बड़ा धमाका किया भाई साहब, और ऐसी बात कह दिया जो बात कभी भी असत्य नहीं हो पाई। देखो किसी ने मॉडल दिया, वो उस टाइम की सच्चाई थी। साइंस देखो कितना अच्छा होता है, वो उस टाइम की सच्चाई थी जब उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया। बाद में क्वेश्चन करे गए, उन्होंने अपनी हार मानी, अपने मॉडल को वापस ले लिया, दूसरे का मॉडल आया। कोई मॉडल नहीं आए पर देखो गलत बात नहीं चलेगी साइंस के अंदर, ठीक है। दूसरा मॉडल आया, उसे बहुत माना गया पर उसकी कमियां निकली, वो भी आउट। साइंस आज भी उन मॉडल को पढ़ते हैं हम, आज भी उन मॉडल्स को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम सीख लेते हैं भाई कैसे काम हुआ, कैसे काम हुआ, ये हमने उससे सीख ली है। पर उन मॉडल्स को डिस्कार्ड कर दिया साइंस, वो तब की सच्चाई थी। आज की सच्चाई कुछ और है। तो सबसे सही मॉडल किसका है, बोर का? नहीं, ये भी हट चुका है, पर आज भी इसे कहीं ना कहीं यूज किया जाता है। इसकी कुछ एक चीजें यूज करी जाती है, बाकी चीजें इसकी हट गई, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अभी आप ये पढ़ोगे हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये कभी असत्य नहीं होगा, ये एक अकेला सत्य है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। या तो ये सत्य है या फिर दूसरा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वो सत्य है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। बाकी सब चीजें बकवास है। अभी ये समझ में आएगा, क्योंकि ऑर्बिट अकेले से अगर काम चल रहा होता, बोर्न ने कह दिया हम तो सटीक बता रहे इलेक्ट्रॉन कहां पर मौजूद है, तो फिर ऑर्बिटल शब्द क्यों आता। और इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग कल। तो इसे पूरे को एक दूसरे के साथ में लिंक करके रखो, जो मैंने पूरी कहानी सुनाई। क्लियर है, चलो।